हेलो। नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के, बताइए जल्दी से। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे नदन प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, राइट? वहीं से अब हमें कंटिन्यू करना है। कितना हो गया था कल? छोटा नागपुर का पठार रह गया साला। छुट कैसे गया? भाई छोटा नागपुर पठार के बारे में लिख लो। छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार की अगर मैं बात करूंगा आपसे तो सबसे पहला पॉइंट होगा इसमें, ये कहां पर लोकेटेड है? झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है ना? नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर मिनरल्स का रिजर्व कैसा पाया जाता है? यहां पर खनिजों का जो भंडार है वो कैसा होता है? बहुत ज्यादा होता है। वो तू पागल है? दिमाग चल गया तेरा है? इतनी गर्म? खनिजों का भंडार पाया जाता है। यह खनिजों का भंडार अधिक है। सही है। अब देखो आगे। क्योंकि अब यहां पे खनिजों का भंडार बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है रूर स्टेट ऑफ इंडिया। एक गर्ल्स स्टूडेंट ने एक जगह कमेंट कर रखा है कि पता नहीं क्या क्या उसने भारी भरकम इंग्लिश में लिख रखा है कि वो क्या नाम है, टीचर में लेजीनेस रहती है, कंफ्यूज रहते हैं, है ना? और वो एक्सप्लेनेशन बेटर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लंबा चौड़ा पैराग्राफ सा लिख रखा है। वो कमेंट पढ़ के मुझे बस एक ही बार हंसी आई। मुझे लगा मैडम आप भी तो तैयारी कर रहे हो ना टीचिंग एग्जाम की, जाना पढ़ाने का भी, पता लग जाएगा। हम तो जैसे हैं ठीक है, दाल रोटी चल रही है हमारी, है ना? रूर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। और रूर प्रदेश का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां पर खनिजों के भंडार अधिक हो। बात क्लियर है यहां तक? अगर हम आगे बात करेंगे तो जैसे ये छोटा नागपुर का पठार है, इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर नदी। बस इतना लिख लो, काफी है।
आगे बढ़े। नदन प्लेन्स पर आ जाओ वापस से। यार रात बड़ा दुख हुआ, रतन टाटा जी नहीं रहे अब, है ना। इतने हम्बल इंसान जिन्होंने देश के लिए कितना बड़ा योगदान दिया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को कितना बड़े लेवल पर बढ़ाया उन्होंने, और जब जब देश को जरूरत हुई तब तब उन्होंने जितना सपोर्ट, मतलब एक होता है ना कि एक भाई, एक बिलियनियर से जो सपोर्ट मिलना चाहिए उन्होंने दिया। और सबसे पॉजिटिव चीज ये थी कि जब कभी भी कभी उनका फोटो देखो या कहीं भी सोशल मीडिया पे, तो एक पॉजिटिविटी सी रहती थी, ऐसा लगता था जैसे एक तरह से अपनी फैमिली मेंबर है क्या, है ना। नदन प्लेन्स पर आ जाते हैं वापस से। उत्तर के विशाल मैदान की बात करेंगे तो ध्यान से सुनना। उत्तर का जो विशाल मैदान है ये कहां पर लोकेटेड है? लोकेटेड इन साउथ ऑफ शिवालिक, है ना। शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ये बना कैसे है, चलो। जैसे ये हो गया आपका ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। और ये वाला जो पार्ट है इस टाइप से ऐसे यूं, ये है पेनिनसुला प्लेट्यू। भाई ये क्या है, तो आपका आंसर होगा ये है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक। होता क्या है, ऊपर से जो नदियां आई उन नदियों ने यहां पर अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर दिए, और इसी से बना है ये उत्तर का मैदान। यानी कि उत्तर का मैदान कैसे बना है, तो आपका आंसर क्या होगा, जो उत्तर का मैदान है ये कैसे बना है, तब आपका आंसर होगा, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। फॉर्म्ड बाई रिवर सेडिमेंट डिपोजिशन, है ना। कैसे बना है, तो आपका आंसर होगा नदियों के अवसाद जमाव से बना है। बात आएगी कौन कौन सी नदियां हैं यहां पे। पहली नदी जो है उसका नाम है इंडस, दूसरी का नाम है गंगा, तीसरी का नाम है ब्रह्मपुत्र। तीन नदियों के संगम से बना हुआ है, मतलब तीन नदियों के अवसादों के जमाव से बना हुआ है। कितना एरिया कवर करता है ये? 7.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया कवर करता है ये उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा और क्या खास बात है इसी में, तो भैया खास बात ये उत्तर भारत के विशाल मैदान में कि यहां पे फर्टाइल सॉइल पाई जाती है जिसे एलुवियम कहा जाता है। यहां पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है।
और यहाँ पे फूड प्रोडक्शन होता है बहुत ज्यादा। नोट करो। नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट हेडिंग डालो कोस्टल प्लेन्स। तटीय मैदान कहां पर पाया जाता है? फाउंड इन कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। ये मैदान भारत के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। ओके, अब ध्यान से सुनना। जैसे हमारे इंडिया के मैप पर जब आप देखोगे, छोटा सा मैप बना लेते हैं एक।
इसकी शुरुआत, मतलब इसको तीन हिस्सों में, तीन पॉइंट्स में डिवाइड किया जाता है। नाम लिख लेता हूं मैं पहले यहां पे, ओडिशा और आंध्रा। और नेक्स्ट है तमिलनाडु। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है नदन सरकार। इसी कहा जाता है उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार कहा जाता है। इन दोनों के बीच में से क्या कहा जाता है? इन दोनों के बीच में कहा जाता है इसे कोरोमंडल। गुजरात से गोवा तक का भाग होता है। गोवा से एक होगा न्यू मैंगलोर, और फिर नेक्स्ट होगा कन्याकुमारी। ऐसे तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे इसको। सबसे पहले वाले को कहा जाता है कोकण तट। इसे कहा जाता है मालाबार कोस्ट। और इसे कहा जाता है कन्नड़ कोस्ट। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। एग्जाम में केवल आपसे नाम पूछेगा कि कौन से क्षेत्र में कौन सा मैदानी भाग है। ओके, कर दो नोट जल्दी से। आगे बढ़े। के कुमारी का मतलब है कन्याकुमारी। ये चैप्टर फिनिश हो गया आपका। अब हम नए चैप्टर पर पहुंच जाते हैं, रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहली बात, रिवर की अगर हम बात करेंगे, रिवर होता क्या है ना, रिवर है क्या?
देखो ध्यान से, इस चीज को ऐसे समझना। ये एक नदी है, इसकी डेफिनेशन होगी नेचुरल स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग वाटर। बहते जल की प्राकृतिक धारा। बहते जल की जो प्राकृतिक धारा होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे नदी कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना, इसे तो कहा जाएगा हेड स्ट्रीम। मुख्य नदी को कहा जाता है मुख्य धारा। अब इनकेस ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, कि जो ये नदी है इसमें कोई दूसरी नदी आकर के मिल जाती है ना। भाई ये जो नदी है इसमें क्या हो जाता है, कोई दूसरी नदी आके मिल जाती है, तो फिर इस वाली नदी को क्या कहा जाएगा? क्योंकि एक नदी का अंत दूसरी नदी में जब जब हुआ है तब इसे बोला गया है ट्रिब्यूटरी। इसे कहा जाएगा सहायक नदी। आगे बात समझ में? और अगर ये हेड स्ट्रीम टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी। वितरिका। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्या होता है? एक तरह से यह है ब्रांच ऑफ अ रिवर। नदी की शाखा है, ठीक। और ट्रिब्यूटरी की डेफिनेशन क्या होगी? रिवर विच एम्प्टी इन एन अदर रिवर। नदी जो अन्य नदी में मिल जाए। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जिस एरिया में हेड स्ट्रीम बहती है उसे कहा जाता है रिवर वैली। मुख्य धारा के क्षेत्र को नदी घाटी कहा जाता है। मुख्य धारा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अबे क्या है? मुख्य धारा के क्षेत्र को नदी घाटी कहा जाता है। ओके, नोट करो पूरा जल्दी से, फटाफट से नोट करो। नेचुरल स्ट्रीम का मतलब है कि प्राकृतिक धारा है, प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। और अगर धारा ऐसी है जिसका निर्माण मानव ने किया है तब इसको नदी नहीं कहा जाएगा, नहर कहा जाएगा। मतलब कि नदी और नहर में डिफरेंस होता है सिर्फ इस बात का कि उसको बनाया किसने है। अगर प्रकृति बनाएगी तो नदी कहलाएगी। ओके। अनुष्का का कमेंट आया है, रतन टाटा जी सेट
यूज पीपल्स स्टोन टू बिल्ड योर ओन माउंटेन, सो सर डोंट माइंड नेगेटिव कमेंट्स, थैंक यू। जेवा शेख, आप केवल और केवल अपना नाम बुलवाने के लिए काफी देर से परेशान हो, और आपने बहुत कमेंट कर रखे हैं, ऐसा नहीं है आपके कमेंट मैंने देखे नहीं है। ओके, तो मुझे लगता है कि आप पढ़ाई पे ध्यान दोगे ज्यादा अच्छा होगा। परिभाषा दोबारा समझाओ, श्यामवीर सिंह का कमेंट आ रहा है। श्यामवीर, परिभाषा में लिखा हुआ है जैसे जल है और जल की प्राकृतिक धारा है, मतलब अपने आप उत्पन्न हुई है, तो उसको नदी कहा जाएगा। भाई गंगा नदी है, गंगा नदी को कोई बनाने गया था क्या? पहाड़ों से उतरकर खुद ही तो आई, तो उसको नदी कहा जाएगा। वहीं ऊपरी गंगा नहर है ना, तो ऊपरी गंगा नहर बनाने कौन गया था? सरकार गई थी। तो और बताओ क्या समझाऊं? सर हम एक टीचर हैं, हमें पता, टाइम ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? मतलब किस चीज का टाइम ज्यादा हो गया, क्या हो गया? मैं समझा नहीं आपकी बात को। आगे बढ़े, क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत जल्दी कराएंगे। सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, रिवीजन भी साथ साथ हो जाता है। थैंक्स सर, मोस्ट वेलकम। छोटा नागपुर करा दिया। छोटा नागपुर करा तो दिया। आगे बढ़े, ये डायग्राम पूरा बना दो आप। यू आर ग्रेट सर, थैंक यू। सर आपकी ज्योग्राफी आसान हो गई है। मेरी तो आसान थी, मेरी वजह से आपकी हो गई है, ये बोलो। भूपेंद्र का कमेंट आ रहा है, सर आप पहले इन्होंने कोचिंग का नाम लिख रखा है, उसमें पढ़ाते थे क्या? नहीं, नेवर। मैंने अलीगढ़ में पढ़ाया है, ठीक है, मैंने अलीगढ़ में पढ़ाया है, उसके बाद फिर मैंने सीधा दिल्ली में पढ़ाया है। शुरुआत मैंने एक कोचिंग से की, उसके बाद में फिर मेरी ये दूसरी कोचिंग है। सर आप पटना मीटअप में मिलेंगे, 100% मिलेंगे पटना मीटअप में, आ रहा हूं मैं। टिकट बुक हो गया है हमारा, ठीक है, 18 तारीख को, जो जो वहां पटना से हो वहीं मुलाकात करेंगे। ओके, बहते जल और नेचुरल स्ट्रीम का मतलब समझ में नहीं आया। अरे एक बात बताओ आप, देखो ये पानी बह रहा है और ये पहाड़ से उतर कर आया है, पानी तो ये भी बहेगा। अभी बॉटल का पानी फैला दोगे पानी, तो वो भी बहेगा। तो बहता हुआ पानी जो है उसका स्रोत क्या है? प्राकृतिक है, तब तो नदी कहलाएगा। और बहते हुए जल का स्रोत क्या है ना, उसको क्रिएट किसने किया है? ह्यूमन ने किया है, तो वो नहर कहलाएगी। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? छोटी सी डेफिनेशन में। ओके, क्या बात है भाई, आज इतना कॉम्प्लीमेंट कैसे दे रहे हो? यू आर गुड टीचर। ओ सर मैं अलीगढ़ से ही हूँ। वेरी नाइस, कहां से हैं आप अलीगढ़ से? वहां पे आपके अलीगढ़ में कौटिल्य कोचिंग सेंटर है, उसमें हम सबसे पहले पढ़ाए थे, और वहां पे हम लगभग 2.5 साल पढ़ाए थे, फिर हम इधर आ गए थे। जब नदी समुद्र में मिलेगा तो क्या कहेंगे? जब नदी समुद्र में मिलती है तो उसको मुहाना या माउथ कहा जाता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को। ठीक है, और कोई डाउट? आगे बढ़ जाए। सर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कराते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से? हर महीने अपना बैच आता है ज्योग्राफी स्पेशल का, जो कि टीजीटी पीजीटी और साथ ही साथ आपका स्टेट पीसीएस के एग्जाम को टारगेट करते हुए आता है। आप सब्जेक्ट स्पेशल बैच की कैटेगरी में जाकर वहां पर ज्योग्राफी स्पेशल बैच में सबसे पहले आपने डेमो देखना है ना।
2-3 क्लास उसमें फ्री हैं, तो सबसे पहले अपने डेमो देखना है और आपको लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, अप्रोच है बेहतर है, तो आप जुड़ सकते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। वहां पे तो बहुत डिटेल में कराते हैं। आपके बैच में कराएंगे हम लगभग 40 क्लास, और उस स्पेशल वाले बैच में टीजीटी पीजीटी वाला जो है उसमें रहेंगी लगभग 150+ क्लास। और आज से नहीं, लगभग 38 बैच आ चुके हैं उसके, 38। लेकिन हुआ क्या, 26 के बाद में नाम चेंज कर दिया उसके, नहीं 26 क्यों, लगभग शायद 32 के बाद में नाम चेंज कर दिया था, 1 2 3 फिर से रीस्टार्ट कर दिया था। भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। इंडियन रिवर डिवाइड इन 2 पार्ट। ओके, भारतीय नदियों को 2 भाग में बांटा जाता है। एक तो होगा हिमालयन रिवर, एक होगा पेनिनसुला रिवर। ठीक है। क्या नाम है इनका, इन्होंने लिख रखा है आरती लोधी नाम से कमेंटर है, पागल सर। वाह, दीदी आप अपना इलाज कराओ, मैं तो ठीक हूं। ठीक है, बढ़िया से डॉक्टर पे जाओ, उनसे कहो कि कभी कभी हम बहक जाते हैं। हिमालयन रिवर की अगर मैं बात करूंगा तो इसका सोर्स क्या है? सोर्स होता है ग्लेशियर वाटर। ग्लेशियर जल होता है। और ये नदियां पेरिनियल होती है, 12 मासी होती है, मतलब हमेशा पानी रहेगा। ओके, 12 मासी रहती है। इसमें एक रिवर आती है जिसका नाम है गंगा, एक आती है ब्रह्मपुत्र, और एक आती है इंडस। ठीक है, अब कमेंट आ रहा है इनका, गलत कमेंट करो तो हाल देख लेते हो। बिल्कुल, रूम में सफाई इतनी जल्दी नजर नहीं आती, लेकिन अगर रूम में गंदगी है उस पे सबकी नजर जाती है कि कोना कैसे साफ नहीं है ना। सोर्स की अगर मैं बात करूंगा तो इनमें सोर्स होता है रेनफॉल वाटर, वर्षा का जल। और ये होती है सीजनल रिवर, मौसमी नदियां होती हैं। इनको फिर से 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है ना। इनको क्या किया जाता है, 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो वे नदियां जो कहां गिरती हैं, अरेबियन सी में,
और एक वे नदियां जो कहां मिलती हैं, बे ऑफ बंगाल। अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं उसके नाम है नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही। इधर जो नदी गिरती है उसमें एक का नाम है महानदी, कृष्णा। महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। आइलैंड्स खत्म हो गए, वो तो बहुत पहले ही करा दिए। आप हिंदी के भी टीचर हो? नो। मैं पढ़ाता हूं एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, क्योंकि एनवायरमेंट का ही पार्ट है, ज्योग्राफी कुछ अलग नहीं है। एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी और बायोलॉजी। ऑफलाइन जो क्लास चलती है ना उसमें बायो चलती है। अभी 6:45 से 8 बजे तक ऑफलाइन बायो की क्लास है। आगे बढ़े। तुम एक ही कमेंट करते रहते, ज्यादातर स्टूडेंट राइटिंग बहुत अच्छी, राइटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, आपकी भी अच्छी हो जाएगी जब आप बहुत लिखोगे तो। मेरी पहले इतनी अच्छी नहीं होती थी, बार बार लिखने से बहुत राइटिंग में सुधार होता है ना। अच्छा, राइटिंग अच्छी की दिक्कत होती है सबसे ज्यादा हिंदी में, है ना। इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले ऑलमोस्ट ऐसे होते हैं, उनका राइटिंग लगभग, ज्यादातर स्टूडेंट का राइटिंग बेहतर होता है। हिंदी में थोड़ा सा राइटिंग को सुधारना ये एक बड़ा टास्क होता है। और एक और दिक्कत है, अगर राइटिंग आपका शुरुआत में ही सुधर गया तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपका 6th या 8th क्लास तक राइटिंग नहीं सुधर पाया तो मजा ले कि आप उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद तक भी सुधार लो। वो फिर हैबिट में आ जाता है, हाथ आपके वैसे ही चलना शुरू कर देते हैं, है ना। मीनिंग ऑफ पेरेनियल का मैंने लिख रखा है 12 मासी, यानी पूरे साल पानी रहता है। पेरेनियल का मतलब हो गया ऐसी रिवर जिसमें पूरे साल पानी रहता है। आगे बढ़ जाए। अब कराएंगे कल। गल्फ डेल्टा, मियांड्रिंग, ऑक्सबो लेक। आप जो लिख रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट, सॉरी, लैंड फॉर्म्स, इनको स्थलाकृतियां बोला जाता है। तो उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, कि ग्लेशियर से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं, एक नदी जब बहती है तो कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। ओके। मूड अच्छा है सर का आज? मैं सच बताऊं, मेरा डेली ही मूड अच्छा होता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ बोल रहा हूं तो पता नहीं क्यों मेरी बातें ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि मैं गुस्से में बात कर रहा हूं, क्या है। हालांकि मैंने अपने नेचर को बहुत चेंज किया है। कल भी मैं सच में गुस्से में नहीं था, ना ही मैं इरिटेट हो रहा था। पर पता नहीं क्यों आप लोगों को लग रहा था कि गुस्से में हैं, डांट रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। बाई गॉड, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। पता, और आप लोगों को कैसे लग गया मुझे तो यही नहीं पता। मियांड्रिंग का मतलब होता है नदी जब ऐसी यूं सांप की तरह चलती है, लहरा के, बल खा के, सरारा सरारा करती हुई जब चलती है ना नदी, दैट इज कॉल्ड मियांड्रिंग। यमुना कहाँ आती है एक्चुअल में? यमुना नदी जो है जसलीन, यमुना रिवर जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की सहायक नदी है।
यमुना सीधे समुद्र में जाकर नहीं गिरती है, यमुना गंगा में जाकर गिरती है, इसलिए उसका नाम नहीं है। जब हम गंगा रिवर को पढ़ेंगे उसके साथ में आ जाएगी। ओके। और कोई डाउट? प्रिंस कुमार यादव का कमेंट आ रहा है, फेस से लगता है गुरुजी। अब बता यार, क्या क्या फेस का क्या करूं, कैसे चेंज करूं? अब जैसा हूं वैसा ही तो रहूंगा। क्यों? बिना बात के मुझे गुस्सा कभी नहीं आता। अब देखो, एक स्टूडेंट ने वहां पागल लिखा हुआ था, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, हंस के बोल दिया। मैंने कहा दीदी आप इलाज कराओ। क्यों? ऑफलाइन वाले स्टूडेंट सबसे ज्यादा खुश और रहते हैं, उनका आराम से हंसते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। मेरा मूड हमेशा अच्छा खासा होता है, एक प्रॉब्लम हो जाती है। कमेंट आया सर आप गुस्से हो, मैं कह रहा हूं नहीं गुस्से में नहीं हूं। चार कमेंट और आ गए, अरे नहीं गुस्से में हो, फिर सच में गुस्सा आ जाता है। ये वो बात होगी ना कि पागल हो आप, मैं कह रहा हूं नहीं हूं जी। नहीं नहीं पागल हो आप, अरे नहीं हूं भाई। नहीं पागल हो, वो आदमी चिल्लाना शुरू हो गया। फिर सबको लगा सच में पागल है ये, है ना। चलो भाई, अच्छा लगा, और ऐसे ही पढ़ते रहा करो, ठीक है। आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं गुस्से में हूं कैसे हूं, आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। सर आप हर क्वेश्चन पे मुस्कुराया करिए। चलो कोशिश करेंगे, ठीक है। पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चलो भाई, भगवान आप सबकी रक्षा करे, माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े और आपके अंदर हमेशा अच्छे विचार रहे, आप लोगों के प्रति एक अच्छी भावना के साथ, एक बढ़िया इमोशंस के साथ जुड़े। ओके, चलिए जी।